हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज इस वीडियो में हम वन शॉट रिवीजन करेंगे हमारी लास्ट यूनिट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हम कवर करेंगे हमारे दोनों चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज एंड बीओपी एंड बीओटी। तो बिना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करे फटाफट से ले लेते हैं हमारा चैप्टर नंबर 11 फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? जब हम अपनी करेंसी के बदले में दूसरी करेंसी को एक्सचेंज करते हैं तो उसे कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। जैसे अगर हम बात करें तो हमारा हमारे 92 रुपीज अराउंड $1 के बराबर है, तो इस एक्सचेंज रेट को कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज करेंसी डेप्रिसिएशन। इंडिया का एग्जांपल ले लो। अगर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होती है डॉलर के कंपैरिजन में, जैसा जो कि है ऐसी बात 92 रुपीज का बराबरी है लगभग $1 के, तो हमारी करेंसी डेप्रिशिएट है। और अगर वहीं यूएस के बन के देखो तो वहां पर करेंसी एप्रिशिएट है। तो डेप्रिशिएट करेंसी मीन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन द कंपैरिजन ऑफ फॉरेन करेंसी, और इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी इज नोन एज करेंसी एप्रिसिएशन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये टॉपिक ऐसा है बच्चों एग्जाम के लिए जिसमें अगर आपने डायरेक्ट दे रहा है तो आपको मेरिट्स और डिमेरिट्स पूछेगा, घुमाएगा, कुछ डेफिनेशन देगा, कंप्रेहेंसिव बेस्ड क्वेश्चन होगा, तब भी आपको इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स के साथ ही लिया जाएगा। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम रिफर टू द एक्सचेंज रेट फॉर अ करेंसी फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, और इसको हम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। अंडर दिस सिस्टम ईच कंट्री की वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी फिक्स्ड इन द some external standard. For this government maintain a large reserve to achieve the stability. Government undertake to buy foreign currency when the exchange rate becomes weaker. The main purpose of adopting this system is to ensure stability in foreign trade and capital movements. इसको pegging system भी कहते हैं। और when the value of currency is fixed in the terms of other, it is known as parity value. गोल्ड रेट में पहले करेंसी वैल्यू की जाती थी तो उसे गोल्ड स्टैंडर्ड कहते थे। उसके बाद डॉलर ने उसको रिप्लेस किया। जब हम करेंसी को रेट करने लगे तो उसमें डॉलर ने रिप्लेस किया, तो इसे ब्रिटेन वुड्स स्टैंडर्ड कहा जाता था। डिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन। तो डिवैल्यूएशन होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ऑफ ऑल फॉरेन करेंसी अंडर फॉर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। Fall in the value of domestic currency in terms of foreign currency under flexible exchange rate system. It takes place due to government, takes place due to market demand and supply. It takes place under fixed exchange rate system. ये वाला पॉइंट फिल इन द ब्लैंक्स के तैयार करिए। और यहाँ पर फ्लेक्सिबल, जब डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग करेंसी को रेट किया जाता है तो उसे कहते हैं फ्लेक्सिबल। इसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहते हैं। मैनेज होता है जिसमें हमारा डिमांड और सप्लाई तो है ही रेट को तय करने के लिए, और साथ में आरबीआई का भी इंटरफेरेंस होता है। आरबीआई का इंटरफेरेंस है, इसलिए इसको हम डर्ट फ्लोट कहते हैं। ये हाइब्रिड ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है। इसमें आरबीआई इंटरवीन करती है। अगर आरबीआई अपना इंटरवीन इससे हटा दे तो ये क्लीन फ्लोट कहलाएगा। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, हम फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कब करते हैं? जब हम इंपोर्ट्स कराएं गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर हम कहीं घूमने जाएं विदेश में, या उनकी शेयर मार्केट में स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज करें, या फिर हमको यूनिलेटरल ट्रांसफर करें, गिफ्ट वगैरह दे रहे हैं, परचेज कर रहे हैं फॉरेन कंट्री से कोई भी चीज, तो हम डिमांड करेंगे फॉरेन एक्सचेंज की। और इसकी सप्लाई कब होगी? जब बिल्कुल उल्टा कर दो, वहां इंपोर्ट था एक्सपोर्ट कर दो, वहां पर स्पेकुलेशन हम दूसरी कंट्री में जाके कर रहे हैं, वो हमारी कंट्री में घूमने आ रहे हैं, हम हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी सप्लाई ऑफ करेंसी। नाउ द नेक्स्ट वन इज वो डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। डिटर्मिनेशन कहाँ होता है एक्सचेंज रेट का? उस जगह पर जहां पर डिमांड ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अगर रेट बढ़ा देते हैं और R से R2 करेंगे तो आप रेट को बढ़ने से क्या होगा? सप्लाई बढ़ जाएगी और डिमांड घट जाएगी, इसे एक्सेस सप्लाई बोलेंगे। और रेट घटा देंगे अगर फॉरेन एक्सचेंज का, तो घटने से क्या होगा? डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई कम, तो यहाँ पर एक्सेस डिमांड हो जाएगा। ये पूरा एक्सप्लेन करके आना अगर डिटर्मिनेशन आ जाता है तो। चेंजेस को दो चेंज हैं यहाँ पर, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। अगर इंक्रीज हो जाती है डिमांड तो शिफ्टिंग राइटवर्ड,
कम हो जाती है तो शिफ्टिंग लेफ्टवर्ड। सिमिलरली हमारे सप्लाई के साथ भी यही है, अगर हमारी सप्लाई बढ़ जाती है तो हमारी शिफ्टिंग होगी राइटवर्ड, और अगर घट जाती है तो वाइस वर्सा। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसा मार्केट जहां पर फॉरेन करेंसी खरीदी और बेची जाती है, उसे कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। दो तरीके के होते हैं, स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट। एक या दो दिन के अंदर अंदर 2 बिजनेस डेज में करेंसी एक्सचेंज हो रही है तो उसे बोलेंगे स्पॉट मार्केट। आगे की स्पेसिफाइड डेट पे शिफ्ट कर दिया जाए करेंसी का एक्सचेंज होना या कन्वर्ट होना तो उसको बोलेंगे हम फॉरवर्ड मार्केट। ट्रांसफर फंक्शन कुछ भी खरीदने के लिए, बेचने के लिए, ड्राफ्ट बनवाने के लिए, टेलीफोनिक ट्रांसफर करने के लिए, बिल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्रेडिट फंक्शन जब हम कोई चीज उधार ले लेते हैं और बाद में जब सारा पेमेंट कर देंगे तब हमें उसका पोजीशन मिल जाता है तो इसे कहेंगे क्रेडिट फंक्शन। हेजिंग फंक्शन जब एक्सपोर्टर और इंपोर्टर कोई एग्रीमेंट के बीच में आते हैं और फ्यूचर डेट पे करंट प्राइस पे वो पेमेंट करते हैं, फ्यूचर डेट में और करंट प्राइस पे, दोनों बातें याद रखना। इट इज कॉल्ड हेजिंग फंक्शन। द पर्पस ऑफ हेजिंग इज टू अवॉइड लॉसेस ड्यू टू एक्सचेंज रेट वेरिएशन। एक्सचेंज रेट के वेरिएशन से बचने के लिए हम हेजिंग फंक्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये सारे पॉइंट पढ़ लिए, डिवैल्यूएशन, तीनों तरीके के एक्सचेंज रेट सिस्टम, रिवैल्यूएशन, फ्लेक्सिबल मैनेज, रीजन फॉर डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, रीजन फॉर सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, functions of foreign exchange market and 2 types of foreign exchange market, that is spot market and forward market। आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर को और समझ लो, उसके बाद मैं आपको मात्र 3 क्वेश्चन बताऊंगी जो आप इस दोनों चैप्टर मतलब इस पूरी यूनिट से कर लें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो एग्जाम में आने के पूरे चांसेस होते हैं। तो बीओपी एक ऐसा इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है जो कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड during a given period of time in an economy and a given period of time, that economic transaction, that systematic record of all the transaction is known as BOP। who are included in resident, कौन कौन लोग इंक्लूड होते हैं रेसिडेंट में? इंडिविजुअल, फर्म, गवर्नमेंट एजेंसी जो हमारे लिए काम कर रहे हैं और हमारे देश के बेनिफिट के लिए काम करे। यहाँ पर डेफिनेशन में एक वर्ड आया था इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, तो इकोनॉमिक में आ गए विजिबल ट्रांसफर, इनविजिबल, यूनिलेटरल जो एक तरफिया ट्रांसफर होते हैं, और कैपिटल ट्रांसफर जैसे कैपिटल रीपेमेंट, परचेज ऑफ एसेट्स एक्सेट्रा। 2 साइड्स होती हैं बीओपी की, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में सारी इनकमिंग आती है और डेबिट साइड में सारी आउटगोइंग। 3 सिस्टम्स हैं, बैलेंस बीओपी, डेफिसिट बीओपी एंड सरप्लस बीओपी। अगर हमारे रिसिप्ट बहुत है और एक्सपेंडिचर्स कम है तो सरप्लस, एक्सपेंडिचर्स बहुत है रिसिप्ट कम आ रही है तो डेफिसिट, और अगर हमारी रिसिप्ट एक्सपेंडिचर के बराबर हो जाए तो बैलेंस बीओपी। आगे बढ़ते हैं, बीओटी इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ये भी 3, अगर हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम, सरप्लस बीओटी। अगर हमारे इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट्स कम है तो डेफिसिट बीओटी, और बराबर हो जाए तो बैलेंस। ये बीओटी और बीओपी में अंतर है, बीओटी में केवल विजिबल आइटम्स हैं, इसमें तीनों हैं। पहली डेफिनेशन है, does not record any transaction of capital nature, record all the type of transaction, narrow concept, wider concept। याद रखना, इनसे assertion बनते हैं, MCQs बनते हैं, statements बनते हैं, तो इनको पढ़ने में बिल्कुल चूक मत करना। 2 कंपोनेंट्स हैं बीओपी के, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। द रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स and unilateral during a given period of time is known as current account। export and import of goods, इसको merchandise भी बोलेंगे गुड्स को। export and import of services, इसको invisible भी बोलेंगे। यूनिलेटरल ट्रांसफर को अनरिक्वेटेड ट्रांसफर भी बोलते हैं, वन साइड ट्रांसफर। इनकम, रिसिप्ट एंड पेमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, चारों नाम याद रखिए कंपोनेंट्स के। अगर लॉन्ग में आ जाए तो समझाना जरूर, क्योंकि अगर आप केवल नाम लिखोगे तो मार्क्स कम मिलेंगे। बीओटी और करंट अकाउंट में अंतर है और इसमें विजिबल आइटम आते हैं, इसमें बोथ विजिबल और नॉन विजिबल, इनविजिबल, नैरो है, वाइडर कॉन्सेप्ट है। और यहाँ आ गए हम लोग विजिबल में इंपोर्ट ऑफ गुड्स और नेट क्रेडिट डेबिट में नेट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। इनविजिबल में इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज डेबिट होगा, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज क्रेडिट होगा। यूनिलेटरल में ट्रांसफर पेमेंट डेबिट होगा और नेट ट्रांसफर रिसिप्ट क्रेडिट होगा। और मतलब पेमेंट्स हैं वो डेबिट होंगे और जो हमारे पास पैसा आएगा वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा, जस्ट लाइक नॉमिनल रूल ऑफ अकाउंटेंसी। कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स क्या है? बोरोइंग एंड लैंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। इसकी डेफिनेशन ना
बच्चों ऐसा लगता है जैसे आप इसकी बीओपी की डेफिनेशन लिख रहे हो। रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड which cause a change in the assets or liability of the resident of the country or its government। बस ये लास्ट लाइन ऐड की गई है, which cause a change in the assets or liability of the resident of country and or its government। तो इसे बोलेंगे कैपिटल अकाउंट। इसके कंपोनेंट्स है बोरोइंग एंड लैंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, कर्जा लेना या कर्जा देना दूसरी कंट्री में या दूसरी कंट्री का हमसे, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, और चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। नाम को बिल्कुल मिसप्लेस मत करना, करंट में लिख जाओ, कैपिटल में लिख दो, तो ऐसा नहीं करना। करंट के कंपोनेंट्स करंट में और कैपिटल के कंपोनेंट्स कैपिटल अकाउंट में ही लिखने हैं। करंट अकाउंट इज अ डैश कॉन्सेप्ट, इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। करंट कैपिटल अकाउंट इज अ डैश कॉन्सेप्ट, इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। करंट अकाउंट में सारी चीजें आती है और यहाँ पर कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स है और यहाँ पर हमारे करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स है। ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन दो तरीके के होते हैं, अकोमोडेटिंग और ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है जो टेक प्लेस करता है, इकोनॉमिक मोटिव उसका सिर्फ पैसा कमाना होता है और पैसा कमाने में जो उसकी हेल्प करता है, उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है, कवर करता है गैप को, उसे बोलते हैं अकोमोडेटिंग आइटम्स। इसे बिलो द लाइन आइटम कहते हैं और ऑटोनॉमस को अबव द लाइन आइटम कहते हैं। और ये टेक्स प्लेस करता है करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों में, और ये केवल कैपिटल अकाउंट में। तो इन दोनों का डिफरेंस भी तैयार कर लो। डेफिसिट बीओपी, अगर हमारा बेनिफिट बीओपी की बात हो जाए, डिस्क इक्विलिब्रियम बीओपी की बात हो, तो याद रखना जब हमारे पेमेंट्स बहुत ज्यादा हो जाए और रिसिप्ट कम हो तो उसको बोलेंगे हम डेफिसिट बीओपी। तो यहाँ पर हमारी लास्ट यूनिट भी फिनिश हो गई। हमने डेफिसिट पढ़ लिया, एकोमोडेटिंग, ऑटोनॉमस, कंपोनेंट्स एंड करंट अकाउंट, बीओटी और बीओपी में अंतर। अब आ गए वो 3 क्वेश्चन जो आपको जरूर करने हैं और रुकना बिल्कुल भी नहीं है इसमें। वो है कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए। दूसरा हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम 3 तरीके था, फिक्स्ड, फ्लोटिंग और मैनेज, उनके 3 मेरिट डीमेरिट तैयार कर लो एग्जाम के लिए। थर्ड नंबर पे हाँ, हमारे जो फंक्शंस है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के वो तैयार कर लीजिए। 3 लॉन्ग में आपको काम आएंगे ये तीनों ही क्वेश्चन, आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से दिखेंगे ही दिखेंगे। और अगर आपको कुछ पूछना है और समझ नहीं आया है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करिए, फ्रेंड्स में बहुत सारा शेयर करिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। बाय बाय।